आइए देखते हैं कि अगर हमें इस पूरी कहानी को ही ट्रांसलेट करना हो तो हम कैसे करेंगे। आपकी आसानी के लिए, और क्योंकि जैसा मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मैं अभी बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरुआत कर रहा हूँ, तो अगर अ, आपको भी इन ट्रांसलेशंस को इन सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने में दिक्कत होती है, तो फिर अगर अभी आपने ये ट्रिक सीख लिया तो उसके बाद बेहद आसान हो जाएगा। कैसे, आइए सीखते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप कहते हैं एक बार की बात है, तो इसके लिए आप हमेशा ये एक फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, वंस अपॉन अ टाइम। एक बार की बात है, वंस अपॉन अ टाइम। अब देखिए, एक बार की बात है ये हिंदी में जब आप कहते हैं तो इसके ठीक बाद एक कॉमा लगाते हैं, तो ठीक वैसे ही इंग्लिश में भी कॉमा आना जरूरी है। एक बार की बात है ये अपने आप में एक इनकम्प्लीट सोच जरूर है, लेकिन फिर भी ये अलग क्लॉज है, एक छोटा सा गांव था से, तो इसी वजह से यहाँ पर कॉमा आना जरूरी है। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक गांव था। देयर वॉज अ विलेज, और वो गांव कैसा था, छोटा सा था। तो आप स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं छोटा के लिए। सो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज। एक बार फिर से, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ स्मॉल विलेज। अब देखते हैं अगला सेंटेंस क्या आता है। उस गांव में एक लड़का रहता था। ऐसे ऐसे देखते हैं। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। तो उस गांव में एक लड़का रहता था। इन दैट विलेज, उस गांव में, इन में, दैट, उस, और विलेज होती है गांव की इंग्लिश। तो इन दैट विलेज, और आपकी इसके लिए मैं यहाँ पर इसे फिर से इंग्लिश वाले जितने भी लाइन्स हैं उनका फॉन्ट वाइट रखता हूँ। सो इन दैट विलेज रहता था कौन, एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। सो एक लड़का रहता था। देयर वॉज अ बॉय इन दैट विलेज, देयर वॉज अ बॉय whose नेम, जिसका नाम, whose नेम था राहुल, was राहुल। इन दैट विलेज देयर वॉज अ बॉय whose नेम was राहुल। उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम राहुल था। इन दैट विलेज देयर वाज अ बॉय हुज नेम वाज राहुल। आप चाहें तो यहाँ पर देयर लिव्ड बॉय भी कह सकते हैं, वो भी सही है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा आपको सुनने में, लेकिन वो भी करेक्ट है। इन दैट विलेज देयर लिव्ड अ बॉय हुज नेम वाज राहुल, ये भी करेक्ट है। अब देखते हैं अगली लाइन क्या आती है। राहुल को कहानियां सुनना बहुत पसंद था। ये तो हर बच्चे के साथ ही होता है, हर किसी को कहानियां सुनना पसंद आता है। तो देखते हैं राहुल की इस लाइन को अगर हमें इंग्लिश में लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। सो राहुल हमारा सब्जेक्ट है, तो राहुल बहुत पसंद था, जो एक्शन है वो पहले आएगा। तो loved listening to, क्या, स्टोरीज। राहुल को कहानियां सुनना बहुत पसंद था, राहुल लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज। अब यहाँ देखिए, बहुत पसंद के लिए मैंने यहाँ पर लव्ड का इस्तेमाल कर दिया है। आप अगर बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन के लिए जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लाइक्ड लिसनिंग टू स्टोरीज भी कह सकते हैं। लाइक लिसनिंग टू स्टोरीज अ लॉट भी कह सकते हैं, वो भी सही रहेगा। लेकिन लव्ड ये एक बेहतर तरीका होता है जब कभी भी आपको किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रुचि हो, बहुत ज्यादा दिलचस्पी हो, तो फिर उसके लिए आप लाइक का इस्तेमाल ना करके आप लव का इस्तेमाल कीजिए। सो राहुल लव्ड लिसनिंग टू स्टोरीज। फिर आता है हर रात उसकी दादी उसे एक नई कहानी सुनाया करती थी। सो हर रात के लिए आप यहाँ पर एवरी नाइट का इस्तेमाल करेंगे। हर के लिए एवरी, और फिर रात के लिए नाइट। ये फॉन्ट में वापस से इसे, हाँ अब ठीक है। एवरी नाइट उसकी दादी, एवरी नाइट के बाद कॉमा, उसकी के लिए आप हिज का इस्तेमाल करेंगे। एक लड़के की दादी की बात हो रही है, इस वजह से एक लड़की की दादी होती है अगर, तो वहां पर आप हर ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड मदर कह सकते थे। सो यहाँ पर राहुल के दादी की बात हो रही है, तो इसी वजह से ग्रैंड मदर, हर, सॉरी, हिज ग्रैंड मदर सुनाया करती थी।
तो जब कभी भी आपको कोई पास्ट का ऐसा एक्शन है जो कि पास्ट में रेगुलरली हुआ करता था, तो उसके लिए आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं। सो हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हिम एक नई कहानी, अ न्यू स्टोरी। एवरी नाइट हिज ग्रैंडमदर यूज्ड टू टेल हिम अ न्यू स्टोरी। हर रात उसकी दादी उसे एक नई कहानी सुनाया करती थी। Every night his grandmother used to tell him a new story. एक रात। ओके, यहाँ पर इसको अलग कर लेते हैं। एक दिन राहुल ने अपनी दादी से कहा, वन डे, और इसको वापस से वाइट फॉन्ट में कर लेते हैं। सो वन डे, एक दिन राहुल ने कहा। राहुल को तो हम एज इट इज लिखेंगे, और ये देखिए वन डे के बाद कॉमा लगाना मत भूलिएगा। सो राहुल ने कहा, राहुल सेड, किससे कहा? अपनी दादी से। So said to his grandmother। और यहाँ देखिए, यहाँ कॉमा आया और उसके ठीक बाद इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो गए। तो जब कभी भी आपके सेंटेंस में शुरुआत में पास्ट से सेंटेंस की आपने शुरुआत करी है, लेकिन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आ गए, तो उसके बाद बीच का सेंटेंस जैसा भी होगा उसको आप एज इट इज ट्रांसलेट करके इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अब एक प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस लिखूंगा, क्योंकि राहुल कह रहा है अपनी दादी से, दादी क्या मैं भी एक कहानी बना सकता हूँ? सो ग्रैंड माँ या फिर ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर बहुत फॉर्मल है, कोई भी ऐसी बात नहीं करता है। ग्रैंड मदर, मैं फिर भी यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, आप चाहें तो ग्रैंड माँ भी लिख सकते हैं। क्या मैं भी एक कहानी बना सकता हूँ? मैं बना सकता हूँ, आई कैन मेक, ये होता, लेकिन यहाँ पर है क्या मैं भी एक कहानी बना सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन को उठाकर मैं शुरुआत में ले आता हूँ और यहाँ टाइप करते हैं कैन को, ग्रैंडमदर कैन आई मेक एक कहानी, अ स्टोरी, एक के लिए अ, स्टोरी हो गया कहानी की इंग्लिश, और मैं भी कैन आई मेक अ स्टोरी टू, और क्वेश्चन मार्क, और फिर उसके बाद आपका इन्वर्टेड कॉमर्स। तो ये रहा हमारा पूरा सेंटेंस। वन डे राहुल सेड टू हिज ग्रैंड मदर कैन आई मेक अ स्टोरी टू, या फिर आप चाहें तो एज वेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन डे राहुल सेड टू हिज ग्रैंड मदर कैन आई मेक अ स्टोरी एज वेल। दोनों ही सही है, दोनों का मतलब भी एक ही होता है। तो ये हो गया हमारा अगला सेंटेंस। आइए देखते हैं इसके बाद क्या होता है। दादी मुस्कुराई, ग्रैनी, और आप फिर से मैं वही बोलूंगा, आप चाहें तो यहाँ पर ग्रैंड मदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो काफी फॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में भी आप आ चुके हैं, तो आप ग्रैनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई एम सॉरी, ग्रैंड माँ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड माँ। ग्रैंड माँ स्माइल्ड, मुस्कुराई के लिए आप स्माइल का इस्तेमाल करते हैं। अगर हंसी कहा होता तो आप लाफ्ड कहते हैं। सो ग्रैंड माँ स्माइल्ड और बोली, एंड यहाँ पर स्पोक मत लिखिएगा, एंड सेड कहिएगा, वो ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। और फिर से इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गया। तो ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड सेड, जरूर। तो जरूर के लिए आप कह सकते हैं ऑफ कोर्स। कोर्स। बेटा के लिए आप माई सन का इस्तेमाल कर लीजिए, ऑफ कोर्स माई सन। और यहाँ पर जरूर बेटा के बाद एक फुल स्टॉप आ गया है, तो मैं भी यहाँ पर एक फुल स्टॉप लगा देता हूँ। सो ग्रैंडमा स्माइल्ड एंड सेड ऑफ कोर्स माय सन। अपनी कल्पना का इस्तेमाल करो। सो कल्पना के लिए आप इमेजिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के लिए आप यूज का इस्तेमाल करते हैं। सो यूज अपनी कल्पना। अब ये दादी उनसे
जो राहुल है उससे कह रही है। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे यूज योर इमेजिनेशन का इस्तेमाल करूंगा। फुल स्टॉप और फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। Grandma smiled and said, "Of course, my son. Use your imagination." Grandma smiled and said, "Of course, my son. Use your imagination." अब ये रहा हमारा अगला सेंटेंस। राहुल ने सोचा और कहा। तो राहुल के लिए तो ऑब्वियसली राहुल ही लिखेंगे। ने सोचा, ये पास्ट में हुआ सोचने का काम, तो थिंक के बदले आप यहाँ पर थॉट का इस्तेमाल करेंगे। राहुल थॉट एंड सेड, कहा, फिर से ये भी पास्ट में आ गया और इन्वर्टेड कॉमा शुरू। मेरी कहानी एक साहसी चिड़िया के बारे में है। माई स्टोरी, मेरी कहानी एक साहसी चिड़िया के बारे में है। एक की इंग्लिश हो जाती है अ। साहसी के लिए आप ब्रेव का इस्तेमाल करेंगे, चिड़िया के लिए बर्ड का, और के बारे में के लिए आप अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। तो माई स्टोरी इज अबाउट अ ब्रेव बर्ड। ये रहा। राहुल थॉट एंड सेड, माई स्टोरी इज अबाउट अ ब्रेव बर्ड। अब देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में। वह चिड़िया छोटे पंखों वाली थी, पर उसके सपने बड़े थे। चिड़िया, दैट आप इस्तेमाल करेंगे वह के लिए, और चिड़िया के लिए आप बर्ड का इस्तेमाल करेंगे। छोटे पंखों वाली, सो दैट बर्ड हैड स्मॉल विंग्स। दैट बर्ड हैड स्मॉल विंग्स। पर उसके सपने बड़े थे। पर के लिए आप बट का इस्तेमाल करते हैं, उसके के लिए आप यहाँ पर आप चाहें तो हर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इट का इस्तेमाल करूंगा। बट इट्स ड्रीम्स वर बिग, और इट हैड बिग ड्रीम्स। तो बट इट हैड बिग ड्रीम्स। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वह चिड़िया, दैट बर्ड, छोटे पंखों वाली थी। हैड स्मॉल विंग्स, पर उसके सपने, बट इट हैड बिग ड्रीम्स, पर उसके सपने बड़े थे। उड़ना चाहती थी और आसमान को छूना चाहती थी। अच्छा, सॉरी, यहाँ पर ये देखिए कि वह चिड़िया छोटे पंखों वाली थी। तो आपको जो सेंटेंस मिला है उसमें वो क्लैरिटी आपको पहले ही मिल गई है कि यहाँ पर एक जो फीमेल बर्ड है उसकी बात हो रही है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं। बट शी हैड बिग ड्रीम्स। तो बर्ड्स में भी जेंडर होता है, और क्योंकि हम यहाँ पर एक फीमेल बर्ड की बात कर रहे हैं तो शी का इस्तेमाल करते हैं। वह उड़ना चाहती थी, तो वह के लिए अब हमें पता है यहाँ पर हम इट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, शी का इस्तेमाल करेंगे। वह उड़ना चाहती थी, वह चाहती थी के लिए आप शी का इस्तेमाल करेंगे वह के लिए, चाहना के लिए वांट का इस्तेमाल करेंगे, और उड़ना के लिए आप फ्लाई का इस्तेमाल करते हैं। सो शी वांटेड टू फ्लाई, शी वांटेड टू फ्लाई, और आसमान को छूना चाहती थी। और के लिए आप एंड का इस्तेमाल करेंगे, और छूने के लिए आप टच का इस्तेमाल करते हैं। एंड टच द स्काई। देखिए, ये मेटाफॉर होता है। आसमान में आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आसमान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई छू सकता है, लेकिन अपनी बुलंदियों पर पहुंचना, एक एक हाइट जो आपने सक्सेस की डिफाइन करी हुई है अपने लिए, वो जब आप अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आप टच द स्काई का इस्तेमाल करते हैं। शी wanted to fly and touch the sky. वह उड़ना चाहती थी और आसमान को छूना चाहती थी। She wanted to fly and touch the sky. अब देखते हैं आगे क्या होता है, वो चिड़िया उड़ पाई या नहीं। तो गांव के लोग कहते थे, तो गांव के लोग, इसके लिए people from the village का इस्तेमाल करते हैं। गांव के लोग कहते थे, people from the village said, या फिर आप चाहें तो villagers का भी इस्तेमाल कह सकते हैं, कर सकते हैं, वो गलत नहीं होगा। The villagers used to say, वो भी सच चलेगा। या फिर आप जैसे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, people from the village said, वो भी सही है। From the village said, यह चिड़िया कभी उड़ नहीं पाएगी। तो this bird, यह चिड़िया,
कभी उड़ नहीं पाएगी। यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है। विल और यहाँ पाएगी की बात हो रही है, मतलब कैपेबिलिटी की बात हो रही है। सो विल नेवर, कभी नहीं, नेवर। अगर नहीं उड़ पाती है की बात होती या फिर नहीं उड़ पाएगी में मान लीजिए एक ऐसा सेंस आता कि मतलब एक इंस्टेंस की बात हो रही है तो वहां पर विल नॉट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सेंस निकल कर आ रहा है कि वो जिंदगी में कभी नहीं उड़ पाएगी, तो इसी वजह से आप कहेंगे दिस बर्ड विल नेवर, और क्या नहीं कर पाएगी, उड़ पाएगी, नेवर बी एबल टू फ्लाई। People from the village said, "This bird will never be able to fly." आप चाहें तो इसके बदले यहाँ पर जैसा मैंने कहा था, the villagers said का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। This bird will never be able to fly. तो ये दोनों ही सही हैं, आपकी मर्जी है, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, उसके पंख बहुत छोटे हैं। उसके, अब किसके पंखों की बात हो रही है? उस चिड़िया के पंखों की बात हो रही है। तो इस वजह से आप यहाँ पर शी का जो पोजेसिव सब्जेक्टिव फॉर्म होता है उसका इस्तेमाल करेंगे। हर और पंखों के लिए आप विंग्स का इस्तेमाल करते हैं। हर विंग्स बहुत छोटे हैं, और एक पंख की बात नहीं हो रही, दोनों पंखों की बात हो रही है। सो आर, हर विंग्स आर, बहुत छोटे, बहुत के लिए आप टू का इस्तेमाल करें और छोटे के लिए स्मॉल का इस्तेमाल करें। हर विंग्स आर टू स्मॉल, हर विंग्स आर टू स्मॉल, उसके पंख बहुत छोटे हैं। पर चिड़िया ने हार नहीं मानी। पर के लिए आप फिर से बट का इस्तेमाल करेंगे, बट, और चिड़िया के लिए आप द बर्ड, क्योंकि एक खास चिड़िया की बात हो रही है, बट द बर्ड। अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि हार नहीं मानने को बहुत तरीकों से आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक होता है ना कि आपने बहुत कोशिश करी और जब यू नो कई बार ट्राई करने के बाद भी सफलता नहीं मिली, तब आप कहते हैं कि नहीं अब नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर उस सेंस को जब आपको कहना हो तो आप गिव अप का इस्तेमाल करते हैं। एक्सेप्ट योर डिफीट या फिर एक्सेप्ट हर डिफीट का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, बट द बर्ड डिड नॉट एक्सेप्ट हर डिफीट, अगर ये कहते हैं तो सुनकर ऐसा सेंस आ रहा है जैसे वो चिड़िया किसी से लड़ाई कर रही थी। बेशक यहाँ पर अपने आप से एक लड़ाई है, जिसको उस चिड़िया ने बाद में जीता या नहीं जीता वो तो हम आगे देखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये कोई फाइट, लिटरल फाइट नहीं है जिसकी वजह से कि एक्सेप्ट डिफीट यहाँ पर ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पर डिडंट के बाद आप गिव अप का इस्तेमाल करिए। बट द बर्ड डिडंट गिव अप, उसने हार नहीं मानी, चिड़िया ने हार नहीं मानी, बट द बर्ड डिडंट गिव अप। उसने रोज कोशिश की, शी, अच्छा इसको फिर से व्हाइट फॉन्ट कर लेते हैं। उसने के लिए शी, रोज के लिए आप एवरीडे का इस्तेमाल करते हैं या डेली का इस्तेमाल करते हैं? कोशिश की, ट्राइड, सो शी ट्राइड एवरी डे, और अपनी मेहनत से एक दिन उड़ने में सफल हो गई। एंड विथ हर हार्ड वर्क, मेहनत के लिए आप हार्ड वर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। विथ हर हार्ड वर्क शी सक्सीडेड इन फ्लाइंग। सो उसने रोज कोशिश की और अपनी मेहनत से एक दिन उड़ने में सफल हो गई। शी ट्राइड एवरी डे एंड विथ हर हार्ड वर्क, एक, अच्छा एक दिन को हमने यहाँ पर मिस कर दिया। सो विथ हर हार्ड वर्क वन डे शी सक्सीडेड इन फ्लाइंग। तो ये रहा हमारा फाइनल स्टेटमेंट। आइए देखते हैं फिर इसके बाद क्या आता है। सभी गांव वालों ने देखा और चौंक गए। तो द विलेजर्स मतलब सभी गांव वाले, और सभी गांव वालों ने क्या किया, देखा। द विलेजर्स सॉ, क्या देखा, कि चिड़िया जो है वो उड़ पाई,
और चौंक गए। अब यहाँ पर चौंकने के लिए सरप्राइज्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अमेज़्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से जो भी इस्तेमाल करें, दोनों ही सही है। द विलेजर्स सॉ एंड वर अमेज़्ड या फिर वर सरप्राइज्ड, दोनों ही सही हैं। दोनों का मतलब सेम निकल कर आएगा कि सभी गाँव वालों ने देखा और चौंक गए। द विलेजर्स, ऑल द विलेजर्स भी आप चाहें तो कह सकते हैं। ऑल द विलेजर्स saw and were amazed. उन्होंने कहा। अब एक जने के लिए ये रिस्पेक्टफुल तरीके से उन्होंने नहीं कहा गया है। यहाँ पर ये कहा गया है बहुत सारे लोगों के लिए, तो आप दे का इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा। सो दे सेड। क्या कहा? सबसे पहले तो कॉमा और फिर अ, जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास होता है उसकी बात करते हैं। वाह! मेहनत से सब कुछ संभव है। सो वाह के लिए आप वाओ का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेहनत से सब कुछ संभव है। सब कुछ के लिए आप एवरीथिंग का इस्तेमाल करेंगे। संभव के लिए आप पॉसिबल का इस्तेमाल करेंगे और मेहनत के लिए हार्ड वर्क का इस्तेमाल करेंगे। सो विथ हार्ड वर्क, विथ हार्ड वर्क सब कुछ संभव है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप चाहें तो इसे उल्टा भी लिख सकते हैं। दे सेड वाओ एवरीथिंग इज पॉसिबल विथ हार्ड वर्क। दोनों ही सही हैं, आपकी मर्जी है। आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप विथ हार्ड वर्क लिखेंगे तब भी सही है, या फिर पहले आप एवरीथिंग इज पॉसिबल लिखेंगे वो भी सही है। चिड़िया आसमान में खुशी से उड़ रही थी। द बर्ड उड़ रही थी, तो was flying। तो द बर्ड was flying। और कहाँ उड़ रही थी? आसमान में। इन द स्काई विथ, खुशी से, विथ हैप्पीनेस। जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। जैसे के लिए एज इफ का आप इस्तेमाल करते हैं। एज इफ शी हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। एज इफ शी हैड conquered the world. Hmm. The bird was flying in the sky with happiness, as if she had conquered the world. ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। कॉन्कर द वर्ल्ड मतलब होता है दुनिया जीत लेना, दुनिया पर हुकूमत करना। तो उस केस में भी आप कॉन्कर द वर्ल्ड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर उसकी जो छोटी सी दुनिया थी जिसमें वो सिर्फ एक सपना लिए हुए थी कि वो उड़ पाएगी किसी दिन, वो सपना उसका पूरा हुआ। तो यहाँ पर उसके लिए ये पूरी दुनिया जीतने जैसा था, यही कहने का मतलब है। द बर्ड वॉज फ्लाइंग इन द स्काई विद हैप्पीनेस एज इफ शी हैड कॉन्कर्ड द वर्ल्ड। राहुल की कहानी सुनकर दादी ने उसे गले लगा लिया। ओके, राहुल की कहानी सुनकर, तो यहाँ पर हियरिंग का आप इस्तेमाल करेंगे। हियरिंग राहुल्स स्टोरी, हियरिंग राहुल्स स्टोरी। क्या हुआ कि जो दादी माँ थी, ग्रैंड माँ, ने उसे गले लगा लिया। तो ग्रैंड माँ हग्ड हिम। गले लगाने के लिए आप हग का इस्तेमाल करते हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने हर जगह ग्रैंडमा या फिर ग्रैंड मदर जहाँ भी लिखा है वहां पर जी कैपिटल रखा है। ये एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट डिनोट करता है। तो आप भी कोशिश करिए डेजिग्नेशंस के साथ या फिर किसी भी रिलेशनशिप को बताने के लिए आपको, स्पेशली जब जो एल्डरली लोग हैं उनके बारे में बताने के लिए आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत कंसिडर नहीं होगा, आप भी कर सकते हैं। हियरिंग राहुल्स स्टोरी, ग्रैंडमा हग्ड हिम। उन्होंने कहा, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने कहा, तो देखिए जब पिछली बार उन्होंने का इस्तेमाल हुआ था तो वहां पर गांव वालों ने कहा था, लेकिन यहाँ पर बोलने वाला जो इंसान है वो उसकी दादी, राहुल की दादी है। तो इसी वजह से आप यहाँ पर दे का इस्तेमाल ना करके आप शी का इस्तेमाल करेंगे। सो शी सेड, उन्होंने कहा, शी सेड। और फिर
ब्रैकेट सॉरी कॉमा एंड देन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट्स तुम्हारी कहानी, योर स्टोरी बहुत प्रेरणादायक है, इज वेरी बहुत प्रेरणादायक के लिए आप इंस्पायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, इंस्पायरिंग। योर स्टोरी इज वेरी इंस्पायरिंग, तुम्हारी कहानी बहुत प्रेरणादायक है। तो ये रहा हमारी आज की कहानी का अंत। अब आपके लिए एक टास्क है, इस पूरी कहानी का टाइटल क्या होगा वो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में जाइए और उसे डालिए कमेंट में। बाकी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये तो आपको पता ही है। मिलते हैं जल्दी।